हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म परम ज्ञान एकेडमी पर। डियर स्टूडेंट, हम लोग प्राचीन इतिहास के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण आयाम पर चर्चा कर रहे थे। वह महत्वपूर्ण आयाम क्या था मेरे प्यारे साथियों? तो हम लोग सैंधव सभ्यता पर चर्चा किया जा रहा था और सैंधव सभ्यता के अंतर्गत लगभग हम लोगों ने कुछ सैंधव सभ्यता का पार्ट पढ़ रखा है। जैसे अगर बात किया जाए तो सैंधव सभ्यता के नाम के इतिहास, फिर हम लोगों ने सैंधव सभ्यता का क्षेत्र विस्तार देखा। क्षेत्र विस्तार देखने के बाद हम लोगों ने सैंधव सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल, सबसे उत्तरी स्थल, सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी देखा गया। सैंधव सभ्यता का क्षेत्र विस्तार का अध्ययन किया गया। सैंधव सभ्यता का पूरा क्षेत्रफल कितना है वह देखा गया। आकार की अगर बात किया जाए तो आकार पर चर्चा किया गया। फिर हम लोगों ने देखा कि सैंधव सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हैं वहां से प्रमुख एविडेंस क्या मिले, साक्ष्य क्या मिले और उस स्थल का खोज किसने किया और वह किस नदी के तट पर पड़ते हैं और कब किए थे, कहां पर वर्तमान स्थिति में पड़ता है। इन सभी पर हम लोग जितने महत्वपूर्ण स्थल थे उस पर चर्चा कर लिया गया था मेरे प्यारे साथियों। आज का जो हम लोगों का टॉपिक होने वाला है वह सैंधव सभ्यता का हम लोग जो है सैंधव सभ्यता के लिपि का अध्ययन करने वाले हैं और सैंधव सभ्यता के लिपि को जो है देखा जाएगा। फिर अगला टॉपिक जो होगा वह सैंधव सभ्यता का नगर नियोजन पर हम लोग चर्चा करेंगे। फिर सैंधव सभ्यता के भवन निर्माण पर चर्चा किया जाएगा कि भाई इनके भवन निर्माण का क्या योजना रहता था। फिर हम लोग देखेंगे कि सैंधव सभ्यता का राजनीतिक स्थिति क्या रहा। जैसे अगर बात किया जाए तो सैंधव सभ्यता लगभग 1500 वर्षों का इतिहास हमें जो है पढ़ने का मौका मिलता है। सैंधव सभ्यता जब हम पढ़ते हैं तो भाई इनका जो सभ्यता चला 1500 वर्षों तक चला, तो कोई ना कोई राजनीतिक स्थिति रहा होगा, कोई ना कोई राजनीतिक संगठन रहा होगा इनको चलाने के लिए। फिर हम लोग देखेंगे सैंधव सभ्यता का सामाजिक जीवन। वहां पर देखा जाएगा कि सैंधव सभ्यता का समाज कैसा था। जैसे आज के समाज की अगर बात किया जाए तो सैंधव सभ्यता का आज का जो समाज है वो पितृसत्तात्मक है। सैंधव सभ्यता में कैसा था तो मातृसत्तात्मक था। इसका रीजन क्या है कि हम लोग मातृसत्तात्मक कहते हैं? देखा जाएगा क्योंकि सबसे अधिक जो मूर्तियां मिली हैं वह नारी मूर्ति मिली है। फिर हम लोग सैंधव सभ्यता के जो है आर्थिक जीवन पर चर्चा करेंगे कि भाई इनका आर्थिक जीवन कैसे चलता था, ये अपना जीवन यापन कैसे करते थे। तो वहां पर देखा जाएगा कि सैंधव सभ्यता के लोग व्यापार भी करते थे, कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे। इसका अध्ययन किया जाएगा। फिर हम लोग सैंधव सभ्यता के जो है एक एक पॉइंट पर बात किया जाएगा। फिर हम लोग सैंधव सभ्यता के आर्ट पर बात किया जाएगा, यानी सैंधव सभ्यता के कला पर चर्चा किया जाएगा और वहां पर देखा जाएगा कि ये लोग प्रस्तर की भी मूर्तियां बनाया करते थे, धातु की मूर्तियां भी बनाया करते थे, मृद मूर्तियां भी बनाया करते थे, अर्थात मिट्टी की मूर्तियां भी बनाया करते थे। फिर अगर हम बात करें तो इनके मुहर पर चर्चा किया जाएगा और फिर लास्ट में अगर बात किया जाए तो हम लोग देखेंगे सैंधव सभ्यता का पतन और सैंधव सभ्यता के पतन का कारण क्या रहा। ये हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। ये टॉपिक बचा हुआ है शेष। तो आइए आज शुरुआत हम लोग करते हैं जो है सैंधव सभ्यता की लिपि पर बात किया जाता है। इनकी लिपि कैसी थी? तो मेरे प्यारे साथियों, सैंधव सभ्यता की लिपि की अगर आप बात करेंगे तो सैंधव सभ्यता की जो लिपि थी वह चित्रात्मक लिपि थी। चित्रात्मक का मतलब ये जो कुछ भी लिखते थे वह चित्र बना के लिखा करते थे। और सबसे अधिक किसका चित्र मिला हुआ है तो मछली का चित्र मिला हुआ है। जैसे अगर हम लेटर की बात करें, अक्षर की बात करें, हिंदी में हम लोग 52 लेटर से मिलाकर सारे शब्द बनाते हैं। 0 से लेकर 9 तक डिजिट से पूरे बड़ी सी बड़ी संख्या को सॉल्व करते हैं। वैसे ये पूरे 900 जो है चित्र का प्रयोग करके लिखा करते थे।
और अभी तक सैंधव सभ्यता की लिपि का अध्ययन नहीं किया गया है। सैंधव सभ्यता की लिपि को पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास 1925 में वैडिल महोदय ने किया था, लेकिन अगर बात करें 1970 में आई महादेवन महोदय ने वैज्ञानिक तरीके से सैंधव सभ्यता के लिपि को पढ़ने का प्रयास किया, लेकिन पढ़ नहीं पाए। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि भैया सैंधव सभ्यता की लिपि ब्राह्मी लिपि थी, और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि सैंधव सभ्यता की लिपि खरोष्टी लिपि थी। और अशोक का जो है कुर्नूल जिला आंध्र प्रदेश से एक लिपि प्राप्त हुआ है, वह भी ऐसे लिखा गया था। यह भी प्रश्न बन सकता है। तो मिला जुला के अभी तक यह कंफर्म नहीं हो पाया है कि इनकी जो लिपि थी वह ब्राह्मी थी या खरोष्टी थी। हालांकि इनके जो लिखने का तरीका था, लिखने का जो शैली था, उसे गौमुत्रिका शैली या हलावर्त शैली, या अगर हम बात करें तो ब्रुस्टोफेडन शैली के नाम से जाना जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा मेरे प्यारे साथियों। और हाँ जो है दोस्तों, आप लोग अपने परम ज्ञान एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और मैं हमेशा कहता हूं आपको कंटेंट पढ़ने की और कहीं से जरूरत नहीं है, बस अपने आप जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म परम ज्ञान एकेडमी पर बने रहिए। आपको सारे कंटेंट मिलेंगे, एलटी जीआईसी के सारे कंटेंट मिलेंगे जब आप परीक्षा देंगे और जो है लगातार पढ़ाई और जो है रिवीजन किए रहेंगे, तो आपको खुद पता चलेगा कि आपके प्लेटफॉर्म के द्वारा आपको क्या परोसा जा रहा है। पढ़ना और पढ़ाना क्या है ये आप लोग छोड़ दीजिए मुझ पर, बस आप लोग अच्छे तरीके से ईमानदारी तरीके से पढ़ाई लिखाई करते रहिए। चलिए आइए नोट डाउन कर लिया जाता है सैंधव सभ्यता की लिपि को। तो आप लोग हेडिंग करेंगे सैंधव सभ्यता की लिपि। आइए सैंधव सभ्यता की लिपि पर चर्चा किया जाता है। हेडिंग क्या हम लोगों की रहने वाली है? सैंधव सभ्यता की लिपि। ठीक है, सैंधव सभ्यता के लिपि पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आइए पहला पॉइंट लिखेंगे, सैंधव सभ्यता की लिपि सैंधव सभ्यता की लिपि चित्रात्मक थी, चित्रात्मक थी, जिसमें सबसे अधिक चित्र, जिसमें सबसे अधिक चित्र मछली के थे, मछली का प्रयोग करते थे, इस तरह लिखेंगे, प्रयोग करते थे। कुल 900, ये भी पॉइंट लिखेंगे, कुल 900 प्रकार के चित्रों का प्रयोग करते थे। ठीक, अगला पॉइंट लिखेंगे नई लाइन से, कुछ इतिहासकार कहते हैं
कुछ इतिहासकार के अनुसार सैंधव सभ्यता की लिपि ब्राह्मी लिपि है, ब्राह्मी लिपि थी। और कुछ इतिहासकार के अनुसार खरोष्टी लिपि था, खरोष्टी लिपि था। अगला पॉइंट लिखेंगे, तीसरा पॉइंट, अशोक का अभिलेख, कुर्नूल जिला कहां पर पड़ता है? आंध्र प्रदेश से। अशोक का अभिलेख कुर्नूल जिला आंध्र प्रदेश से प्राप्त अभिलेख भी चित्रात्मक था। अगला पॉइंट लिखेंगे साथियों, इनके लिखने की शैली को सैंधव सभ्यता के लिखने के शैली को ब्रूस्टोफेडन शैली या हलावर्त शैली तथा गौ मुद्रिका शैली के नाम से जाना जाता है ना। अगला पॉइंट लिखेंगे, सैंधव सभ्यता के लिपि को सैंधव सभ्यता के लिपि को पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास 1925 में वैडिल महोदय ने किया था। लेकिन असफल रहे। ठीक है, लास्ट पॉइंट लिखा जाएगा, उन्नीस सौ 70 ईस्वी में
वैज्ञानिक तरीके से वैज्ञानिक तरीके से सैंधव सभ्यता की लिपि सैंधव सभ्यता की लिपि का पढ़ने का प्रयास आई महादेवन महोदय ने किया। लेकिन क्या रहे मेरे प्यारे साथियों, लेकिन असफल रहे। तो मिला जुला के सैंधव सभ्यता के लिपि का अध्ययन अभी तक नहीं किया जा सका है और सारे पॉइंट को हम लोगों ने पहले समझा, फिर हमने सारे पॉइंट को लिखा गया। आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ा जाए, अगले टॉपिक पर चर्चा किया जाए। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों, तो सैंधव सभ्यता के नगर नियोजन पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आप लोग नोट कर लिए होंगे, चलिए इसको मिटाते हैं। तो हेडिंग करेंगे सैंधव सभ्यता के नगर नियोजन। सैंधव सभ्यता के नगर नियोजन पर चर्चा किया जाएगा। और सैंधव सभ्यता के नगर नियोजन की अगर हम बात करें तो मेरे प्यारे साथियों, सैंधव सभ्यता के जो नगर थे वह कितने वर्गों में विभाजित थे। तो सबसे पहला पॉइंट कि सैंधव सभ्यता के सभी नगर 2 वर्गों में विभाजित थे। हेडिंग को चेंज कर लिया जाए, सैंधव सभ्यता के नगर। सैंधव सभ्यता के नगर नियोजन। ठीक, सैंधव सभ्यता के नगर नियोजन पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अब आइए सैंधव सभ्यता के नगर नियोजन को समझा जाता है। तो सैंधव सभ्यता के जितने भी नगर थे वह कितने वर्गों में विभाजित थे मेरे प्यारे साथियों, तो वह पश्चिमी और पूर्वी 2 जो है वर्गों में विभाजित थे। पश्चिम और पूर्व 2 वर्गों में विभाजित थे। लेकिन एकमात्र नगर था धौलावीरा, वह कितने वर्गों में विभाजित था मेरे प्यारे साथियों, तो वह 3 वर्गों में विभाजित था। और जो ये पूर्वी से अगर बात किया जाए, पश्चिमी टीला हुआ करता था, यह इससे ऊंचाई पर हुआ करता था। और ऐसा माना जाता है कि भैया यहां पर उच्च वर्ग के लोग रहते थे। किस वर्ग के लोग रहते थे? उच्च वर्ग के लोग रहते थे। अगर भैया उच्च वर्ग के लोग रहेंगे तो ये अपने मकान का क्या करवाएंगे, तो दुर्गीकरण करवाएंगे। और दुर्गीकरण का मतलब क्या होता है? बाउंड्री होता है, किलेबंदी करवाएंगे। ऐसा माना जाता है कि पूर्वी टीला में जो लोग निवास करते थे वह निम्न वर्ग के लोग रहते थे। किस वर्ग के लोग रहते थे भैया? निम्न वर्ग के लोग रहते थे। और इधर अगर पश्चिम की आप बात करेंगे तो उच्च वर्ग के लोग रहते थे। दुर्गीकरण जो है मकानों का करवाया करते थे, बाउंड्री करवाया करते थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो है एकमात्र नगर, बताइए कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, जो है एकमात्र नगर जहां से मेरे प्यारे साथियों ब्यूटी पार्लर का साक्ष्य मिला था। जल्दी कमेंट कीजिए, ब्यूटी पार्लर का साक्ष्य, काजल, कंघी और लिपस्टिक का साक्ष्य कहां से मिला था? चन्नू दड़ो से मिला था। तो चन्नू दड़ो एकमात्र स्थान था जो कि सैंधव सभ्यता का पश्चिमी टीला या पूर्वी टीला कोई भी दुर्गीकृत नहीं था। किसका? चन्नू दड़ो का। भाई यहां पर ब्यूटी पार्लर था,
तो क्या ऐसा होता है क्या कि ब्यूटी पार्लर में सिर्फ उच्च वर्ग के लोग ही आएंगे, निम्न वर्ग के लोग के अलाउ नहीं है, या निम्न वर्ग के लोग आएंगे उच्च वर्गों के लिए अलाउ नहीं है? भाई ब्यूटी पार्लर है, सैलून है, वस्त्रा यानी जो है जिससे वस्त्रा का भी साक्ष्य मिला हुआ है, तो सैलून है, कोई भी आ जा सकता है। तो इसलिए ऐसा माना, मैं आप लोगों को याद करने का एक तरीका बताता हूं। तो इसलिए चन्नूदड़ो जो था ना, इसका पश्चिमी टीला दुर्गीकृत था ना ही पूर्वी टीला दुर्गीकृत था। सभी नगर दो वर्गों में विभाजित थे, पूर्वी और पश्चिमी। पश्चिमी टीला पूर्व से ऊपर यानी ऊंचाई पर था, दुर्गीकृत रहता था, उच्च वर्ग के लोग रहते थे। लेकिन एकमात्र नगर धौलावीरा वह तीन वर्गों में विभाजित था। आइए, और अगर बात किया जाए कालीबंगा, जहां से गाना आप लोग सुने होंगे, चूड़ी बजाऊं की बजाऊं कंगना, तो काली चूड़ियों का साक्ष्य कहां से मिला था? तो कालीबंगा से मिला था। कालीबंगा में जल निकासी प्रणाली ना होने पर और कच्ची ईंटों के मकान बने होने के कारण दीनहीन बस्ती दिखती थी। यानी अगर बात किया जाए, कालीबंगा एक स्थल था जहां पर जल निकासी प्रणाली निम्न थी, और जो इनके मकान बने होते थे वह कच्ची ईंट के बने होते थे। जब कच्ची ईंट के बने होते थे तो यह दीनहीन बस्ती दिखती है। आइए, इसको नोट डाउन कर लिया जाता है ना? समझ में आया? अगर आप लोगों को कहीं भी किसी टॉपिक में समस्या आता है तो आप कमेंट के जरिए जो है पूछ सकते हैं, अपना सुझाव दे सकते हैं, आपके कंफ्यूजन को दूर किया जाएगा। तब तक दूर किया जाएगा जब तक आप लोगों के डीएनए में हिस्ट्री डाल ना दूं, तब तक दूर किया जाएगा। तो आइए, सैंधव सभ्यता के नगर नियोजन पर चर्चा को नोट कर लिया जाता है। पहला पॉइंट लिखेंगे, सैंधव सभ्यता के सैंधव सभ्यता के सभी नगर दो वर्गों में विभाजित थे। दो वर्गों में विभाजित थे। वह दो वर्ग कौन से थे भैया? तो पश्चिमी टीला, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। कितने वर्गों में विभाजित थे भैया? दो वर्गों में, पश्चिमी और पूर्वी टीला। अगला पॉइंट लिखेंगे, पश्चिम टीला पश्चिम टीला पूर्व के टीले से पूर्व के टीले से ऊंचाई पर स्थित था। और पश्चिमी टीला में उच्च वर्ग के लोग निवास करते थे। उच्च वर्ग के लोग निवास करते थे।
जबकि पूर्वी टीला में निम्न वर्ग के लोग निवास करते थे। वर्ग के लोग निवास करते थे। आप लोग मोहनजोदड़ो मूवी जो देखे होंगे, तो जो नायक हैं ऋतिक रोशन महोदय, वो पूर्वी टीला में उनका निवास स्थान रहता है, और जो नायिका रहती है उनका पश्चिमी टीले में रहता है ना। जबकि पूर्वी टीला में निम्न वर्ग के लोग रहते थे, पश्चिमी टीला के सभी नगर, पश्चिमी टीला के सभी नगर दुर्गीकृत होते थे। लेकिन एकमात्र नगर चन्नूदड़ो दुर्गीकृत नहीं था। अगला पॉइंट लिखेंगे, कालीबंगा में जल निकासी प्रणाली निम्न थी, और मकान कच्ची ईंट के बनने के कारण दीनहीन बस्ती दिखती थी। दीनहीन बस्ती दिखती थी। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे, धौलावीरा एकमात्र स्थल था जो 3 वर्ग में विभाजित था। सभी नगर कितने वर्गों में विभाजित थे मेरे प्यारे साथियों? तो 2 वर्गों में, पश्चिमी और पूर्वी टीला। लेकिन एकमात्र नगर धौलावीरा, जहां से सुनामी का साक्ष्य, साइन बोर्ड का साक्ष्य, या अभिलेख का साक्ष्य, या स्टेडियम का साक्ष्य मिला था, या राज्यसभा का साक्ष्य मिला था। धौलावीरा का अर्थ भी मैंने बताया था, सफेद कुआं होता है। यह ऐसा स्थल था जो कितने वर्गों में विभाजित था मेरे प्यारे साथियों? तो 3 वर्ग में विभाजित था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा सैंधव सभ्यता का नगर नियोजन। अब अगर हम बात करें सैंधव सभ्यता के भवन निर्माण योजना देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा मेरे प्यारे साथियों? तो सैंधव सभ्यता का भवन निर्माण योजना देखा जाएगा। अगर भवन निर्माण योजना पर चर्चा किया जाए तो सैंधव सभ्यता का जो भवन बनता था या मकान बनता था, ये नींव के लिए खंडित ईंट का प्रयोग करते थे।
कैसे ईंट का प्रयोग करते थे मेरे प्यारे साथियों? खंडित ईंट का प्रयोग करते थे। सामान्यतः ईंट जो होती थी वह अलंकर जो है वह अलंकरण विहीन होती थी। क्या होती थी मेरे प्यारे साथियों? सामान्यतः ईंट जो हुआ करती थी वह अलंकरण विहीन हुआ करती थी। लेकिन एकमात्र नगर कौन सा था? मैं आप लोगों को बताया था, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, जहां से अलंकृत ईंट का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। लेकिन एकमात्र नगर था मेरे प्यारे साथियों कालीबंगा, काली चूड़ियों वाला। वहां से अलंकृत ईंट का साक्ष्य प्राप्त हुआ। हमने 3 पॉइंट बताया। नींव के लिए खंडित ईंट का प्रयोग करते थे। अधिकतर ईंट जो होते थे वह अलंकरण विहीन हुआ करते थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एकमात्र स्थल है कालीबंगा जहां से अलंकृत ईंट का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और जो ये लोग दीवारों को या ईंट की चिनाई के लिए मेथड प्रयोग करते थे उसका नाम था इंग्लिश बॉन्ड मेथड का प्रयोग करते थे। प्रोफेसर मैके को मोहनजोदड़ो से चूने और पत्थर की बनी साहुल और सूत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। आज के समय में, वर्तमान के समय में जब आप लोग सिलेक्शन पास आएंगे, मास्टर और मास्टराइन हो जाएंगे, तो जब आप लोग बढ़िया से एक मकान बनवाएंगे तो उसमें देखेंगे कि जो मिस्त्री होते हैं, राजगीर होते हैं, वह साहुल और सूत का प्रयोग करते हैं। तो सैंधव सभ्यता के जो लोग थे ये भी साहुल और सूत का प्रयोग करते थे। ठीक है। और अगर हम बात करें इस काल के जो भवन के दरवाजे थे, भाई भवन है, नगर है, शहर है, तो जो इनके दरवाजे हुआ करते थे वो मुख्य सड़क पर ना खुल करके गलियों की तरफ खुला करते थे। लेकिन एकमात्र स्थान था लोथल जहां से मेरे प्यारे साथियों ऐसा साक्ष्य मिलता है कि जो इसका दरवाजा हुआ करता था गलियों की तरफ ना खुल करके मुख्य सड़क पर खुलता था। मजा आया समझने में? नोट डाउन कर लिया जाए। आइए एक एक पॉइंट को नोट डाउन कर लिया जाता है। आई होप आप लोगों को जो है मजा आया होगा। चलिए हेडिंग करेंगे सैंधव सभ्यता का भवन निर्माण योजना। सैंधव सभ्यता का भवन निर्माण योजना। आइए सैंधव सभ्यता का भवन निर्माण योजना, है ना। चलिए पहले पॉइंट के लिखेंगे सैंधव सभ्यता के लोग सैंधव सभ्यता के लोग सैंधव सभ्यता के लोग नींव के लिए खंडित ईंट का प्रयोग करते थे। खंडित ईंट का प्रयोग करते थे।
ठीक। अधिकतर ईंटें अलंकरण विहीन होती थी, अलंकरण विहीन होती थी, लेकिन कालीबंगा से अलंकृत ईंट का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे। सभी अगर बात किया जाए अलंकृत ईंट का साक्ष्य कहां से मिला है? कालीबंगा से। आगे लिखेंगे, ईंटों की चिनाई के लिए जिस पद्धति का प्रयोग करते थे, उसे इंग्लिश बॉन्ड मेथड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? इंग्लिश बॉन्ड मेथड के नाम से जाना जाता है। चिनाई के लिए, जोड़ाई के लिए जिस पद्धति का प्रयोग करते थे। अगला पॉइंट लिखेंगे, प्रोफेसर मैके महोदय को मोहनजोदड़ो से चूने और पत्थर की बने शाहुल और सूत प्राप्त हुआ है। साहुल और सूत प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे, इस काल के भवन के दरवाजे मुख्य सड़क पर ना खुल के गलियों में खुलते थे। एकमात्र स्थल लोथल के दरवाजे मुख्य सड़क
की ओर खुलते। समझ में आया? मजा आ गया पढ़ने में? चलिए, हम लोगों ने सैंधव सभ्यता के भवन निर्माण योजना को देखा गया। किस ईंट का प्रयोग करते थे, साहुल सूत का साक्ष्य कहां से मिला हुआ है, उस पर चर्चा किया गया। अब हम लोग किसका अध्ययन करने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों? तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सैंधव सभ्यता की राजनीतिक स्थिति पर चर्चा करने वाले हैं। और अगर राजनीतिक स्थिति की बात किया जाए तो जैसे हमने पहले ही बताया कि जो सैंधव सभ्यता थी, लगभग इसको हम लोग 1500 वर्षों का इतिहास इसके अंतर्गत पढ़ते हैं, तो कोई ना कोई राजनीतिक संस्था रही होगी जो इसको हैंडल कर रही होगी। तो सैंधव सभ्यता के समय का अगर हम बात करें, समय काल लगभग 1500 वर्षों तक रहा। उसमें यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उस सभ्यता को चलाने के लिए कोई ना कोई राजनीतिक संगठन रहा होगा, लेकिन ऐसा कोई साक्ष्य या एविडेंस नहीं प्राप्त होता है। प्रोफेसर आर.एस. शर्मा महोदय कहते हैं कि जो सैंधव सभ्यता थी, इनका जो राजनीतिक संस्था था या संगठन था, ये कैसे हैंडल किया जाता था, तो यह वणिक वर्गों के हाथों में था। भाई, व्यापार प्रमुख तौर पर था, इस वजह से इन्होंने क्या कहा कि वणिक वर्गों के हाथों में था। फेयर सर्विस महोदय ने माना कि सैंधव सभ्यता ग्राम प्रशासन के द्वारा नियंत्रित की जाती थी। किसके द्वारा नियंत्रित की जाती थी मेरे प्यारे साथियों? ग्राम प्रशासन के द्वारा। एक मिनट साथियों, थैंक यू। प्रोफेसर आर.एस. शर्मा ने क्या माना कि जो सैंधव सभ्यता थी भैया, यह वणिक वर्गों के हाथों में था और वही संचालन किया करते थे। प्रोफेसर फेयर सर्विस, जिसने बताया था कि सैंधव सभ्यता की उत्पत्ति बलूचिस्तान में स्थित कुल्ली और नाल संस्कृति से हुआ है। इनका कहना है कि यह ग्राम प्रशासन के द्वारा चलती थी। भैया, आज के भी जमाने में ग्राम प्रशासन होते हैं, ग्राम प्रधान होते हैं। तो सैंधव सभ्यता के लोग में भी ग्राम प्रशासन हुआ करते थे। हंटर महोदय कहते हैं कि जो सैंधव सभ्यता था, इसका संचालन जनता के द्वारा होता था, यानी जनतांत्रिक पद्धति के द्वारा होता था। कौन कहता है? हंटर महोदय। 3 लोगों का नाम लिया, आर.एस. शर्मा, है ना? इन्होंने क्या बताया भैया? वणिक वर्गों के हाथों में था। फेयर सर्विस ने क्या बताया? ग्राम प्रशासन। हंटर महोदय कहते हैं भैया कि ये किसके द्वारा संचालन किए जाते थे? तो जनतांत्रिक पद्धति थी, यानी जनता के द्वारा चलता था इनका शासन व्यवस्था। फिर आते हैं ए.एल. महोदय। इन्होंने माना कि जो सैंधव सभ्यता थी, यह पुरोहित के हाथों में इनका संचालन था। हालांकि सैंधव सभ्यता में पुरोहित का कोई एविडेंस या साक्ष्य नहीं मिलता है। ठीक है, आई.एल. महोदय ने कहा भैया पुरोहित के हाथों में था। प्रोफेसर मैके, जो अभी साहुल और सूत प्राप्त किए थे, इनका कहना है कि भैया प्रतिनिधि सरकार थी। कैसी सरकार थी? प्रतिनिधि सरकार थी, है ना? अगर हम बात करें तो पिग्गट महोदय, जिन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा था, इनका कहना है कि सैंधव सभ्यता केंद्रीकृत समाज था।
कौन कहते हैं? पिग्गट महोदय कहते हैं कि इनका जो समास था वह केंद्रीकृत समास था। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों ने सैंधव सभ्यता के राजनीतिक स्थिति को समझा गया है। इसको नोट कल किया जाएगा। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई लिखाई जोरदार तरीके से करते रहिए। और हाँ मेरे प्यारे साथियों, आप अपने परम ज्ञान एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। आप सभी का थैंक यू, धन्यवाद।